दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी बीजेटी, बिहार टीजीटी बीजेटी, झारखंड टीजीटी बीजेटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। इसकी लाइव क्लास होती है, इनके इस लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे नोट्स तब तक पढ़िए, रोज पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, मेरी हैंड राइटिंग का नोट्स आपको दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। समय समय पे आप टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और करंट की भी क्लासेस दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से सारे कंटेंट को फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कुछ भी आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सब कुछ आपका कवर हो जाएगा और ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट रणनीति है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी राज्यों के अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे और सभी राज्यों के अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों के जो टीचिंग से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी बैचेज उपलब्ध हैं। और अगर जो आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सभी बैचेज में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एक बात मैं और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर आप अपनी नोट्स हमको प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मेरे द्वारा तैयार किया गया हैंड राइटिंग नोट्स आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। और बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर जो आप इस नोट्स को परचेज कर लेते हैं तो फिर आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स को कहीं भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ देखें, मुद्रा एवं बैंकिंग वहाँ देखें। आपको एक सिस्टमेटिक वे से इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट के, जितने भी इकोनॉमिक्स में यूनिट बनते हैं सभी यूनिट के संपूर्ण नोट्स दिए जा रहे हैं। छोटे बड़े हर टॉपिक उसमें अवेलेबल हैं और समय समय पे उसमें आपको मैं वो सारी जरूरी चीज़ें प्रदान करता हूँ जो आपके लिए जरूरी है, आपको जानना है ना। तो नोट्स भी अवेलेबल है इकोनॉमिक्स का और ये इकोनॉमिक्स की नोट्स की फीस केवल 499 रुपये है। तो सिंपली अगर जो आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है ना, इस नंबर पे आप अपनी फीस सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और नोट्स तो देखिए सभी लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 499 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 499 रुपये क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर जो आप एक बार नोट्स परचेज कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स के नोट्स की जो समस्या क्रिएट होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जो लोग भी नोट्स परचेज करना चाहते हैं सिंपली अपनी फीस इस नंबर पे 499 रुपये सबमिट करके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से
उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा एंजल साहब से। चलिए कि एंजिल वक्र क्या संकेत करता है? एंजिल वक्र क्या बताता है सर, बताइए कि एंजिल वक्र क्या बताता है? एंजिल वक्र, अब देखिए इजी सी बात है सर, बहुत इजी सी बात है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। एंजिल वक्र की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंजिल साहब कहाँ के थे भाई? एंजिल साहब किस देश के थे? थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और कोई ऑप्शन नंबर, ठीक है, थोड़ा आराम से करिए। क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं? तो देखिए इजी सी बात है, एंजल साहब जो थे दोस्तों ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। ये क्या थे? ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने क्या किया कि समाज के एक समूह का अध्ययन किया, समाज के एक समूह का अध्ययन किया, और इस समाज के समूह का अध्ययन करते हुए उन्होंने ये पाया कि जब इन लोगों की आय बढ़ती है ना तो इनका उपभोग व्यय 3 स्तर पे परिवर्तित होता है। तो जैसे जैसे इन लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पे होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आती है। खाद्यान्न व्यय मतलब जो भोजन पे होने वाला व्यय है उसमें कमी आती है, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात पर खाद्यान्न में होने वाला व्यय नहीं बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो आपकी इनकम 2 लाख रुपए पर महीना हो जाए तो भी तो आप रोटी चावल दाल ही खाएंगे ना। तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है लोग खाद्यान्नों पे होने वाले उपभोग को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, अर्थात जितनी तेजी से आय बढ़ रही है उतनी तेजी से खाद्यान्नों पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है, उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में इन्होंने बताया था कि जो मकान है, मकान और कपड़ा, मकान और कपड़ा पर होने वाला जो व्यय है वो क्या है? स्थिर है। मकान और कपड़ा पे होने वाला व्यय स्थिर है। इट मीन्स कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उतनी ही तेजी से लोग अपने मकान और कपड़े पे होने वाले व्यय को बढ़ा रहे हैं, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी अनुपात में मकान और कपड़े पे होने वाला व्यय बढ़ रहा है। उसके बाद तीसरी कंडीशन में ये बताते हैं कि जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो मनोरंजन और शिक्षा, मनोरंजन और शिक्षा मतलब जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उससे ज्यादा अनुपात से मनोरंजन और शिक्षा पे होने वाला व्यय बढ़ रहा है। तो ये 3 कंडीशन बताया था। तो देखिए एंजल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और उन्होंने समाज के एक समूह का अध्ययन किया, और अध्ययन करके ये पाया कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है तो 3 कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है खाद्यान्नों पे होने वाले व्यय में क्या आ रही है? कमी आ रही है, अर्थात अनुपात में कमी आ रही है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बताया कि जिस अनुपात में लोगों की आय बढ़ रही है उसी अनुपात पे लोग मकान और कपड़ा पे होने वाले व्यय को बढ़ा रहे हैं, अर्थात सेम अनुपात में बढ़ रहा है। और तीसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि जब लोगों की आय बढ़ रही है तो जितनी तेजी से आय बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोग मनोरंजन पे और शिक्षा पे पैसा खर्च कर रहे हैं। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो उपभोक्ता के आय के विभिन्न स्तरों पे खरीदने का इच्छुक होता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। है ना आसान बच्चों वाला प्रश्न है। अगला कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। थोड़ा आराम से करिएगा सर। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। और थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताइएगा कोई वॉइस तो नहीं क्रिएट हो रही है ना, कोई आवाज तो नहीं आ रही है? ठीक है, कोई आवाज? हाँ ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर बताइए। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ आवाज नहीं आ रही है ना, थोड़ा एक सेकेंड कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कोई वॉइस तो नहीं यहाँ से प्राप्त हो रही है हमारे एंड से। ठीक है एक सेकेंड। हाँ बताइए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? बी और ए के अलावा भी कोई है? बी और ए के अलावा भी कोई है तो बताइए। ए बोल रहे हैं कुछ लोग,
अच्छा इसमें तो सुमेलित करना है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। तो क्या उत्तर है यार? तो देखिए दोस्तों इजी सी बात है, अगर जो हम चाय और कॉफी की बात करें तो चाय और कॉफी स्थापन्न वस्तु का उदाहरण होता है। आप एट अ टाइम चाय और कॉफी दोनों नहीं पी सकते हैं। जब आप सुबह में उठते हैं तो या तो आप चाय पीते हैं या तो कॉफी आप पीते हैं, और दोनों आपको क्या करती है, समान संतुष्टि प्रोवाइड करती है। तो ये होती है दोस्तों वैकल्पिक वस्तु। और इसके संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वैकल्पिक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कार और पेट्रोल की बात करें तो ये होती है दोस्तों संयुक्त वस्तु या पूरक वस्तु। क्यों? क्योंकि कार के बिना पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल के बिना कार का कोई मतलब नहीं है। तो संयुक्त वस्तु या पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त रूप से दो वस्तुएं मिलकर के कार्य करती हैं। जब आपकी कार में पेट्रोल रहेगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे, तो इसे पूरक वस्तु कहते हैं। और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? कि यदि कार की कीमतों में वृद्धि आती है, कार की कीमत बढ़ेगी, तो कार की कीमत में अगर जो वृद्धि आ जाएगी तो लोग कार की मांग को कम कर देंगे, और जब लोग कार की मांग को कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या होगा, मांग की लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। स्वर्ण एवं हीरे, स्वर्ण एवं हीरे जो है दोस्तों ये बेबलन वस्तु का उदाहरण है। और बेबलन वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होता है तो एक समाज का वर्ग उस वस्तु की मांग में कमी करता है। जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो समाज का एक वर्ग क्या करता है, उस वस्तु की मांग में कमी करता है। लेकिन वही समाज का एक दूसरा वर्ग होता है, वो अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में सोना हीरा इसकी मांग को बढ़ा देता है। तो ये बेबलन वस्तु होता है। मतलब इंसान अपने को और ज्यादा अमीर दिखाने के लिए जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होने के बावजूद भी उसका प्रयोग करे तो उसे बेबलन वस्तु कहा जाता है। और उसके बाद राई और बाजरा गिफिन वस्तु का उदाहरण है। गिफिन वस्तु में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो लोग इसकी मांग को भी क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अर्थात वस्तु की कीमत में कमी आने के कारण लोग इसकी मांग को भी कम कर लेते हैं। यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है और इसकी स्थापन्न वस्तुएं भी होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक निकृष्ट वस्तु है। निकृष्ट वस्तु है अर्थात ये गिफिन वस्तुओं की बात कर रहा है सर। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर, सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। चलिए इजी सी बात है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी निकृष्ट वस्तु है, अर्थात ये गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। गिफिन वस्तु की ये बात कर रहा है। तो गिफिन वस्तु क्या होता है, आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो गिफिन वस्तु निम्न श्रेणी की ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात बाजार का नियम हमें क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो लोग उसकी मांग को बढ़ा देंगे। तो ये तो बाजार का नियम हमें कहता है, ये बाजार का नियम हमें कहता है। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में बाजार का नियम अप्लाई नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है ना तो लोग उसकी मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ाते नहीं है, उसकी मांग को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार की वस्तु को हम क्या बोलते हैं, गिफिन वस्तु बोलते हैं। और इसकी स्थापन्न वस्तु भी होती है। और जैसे इसका उदाहरण दिया जा सकता है केरोसिन ऑयल, अर्थात मिट्टी के तेल की बात हो रही है, मिट्टी के तेल की। तो ध्यान से आपको याद आना चाहिए कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लोग घरों में क्या करते थे, रसोई बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब गैस सिलेंडर आ गया तो लोगों ने क्या कर दिया, मिट्टी की तेल के मांग को कम कर दिया और इसको स्टोव से खाना बनाना बंद कर दिया और उसके जगह पे गैस का इस्तेमाल वो लोग करने लगे। तो निकृष्ट वस्तु का उदाहरण जो है वो केरोसिन ऑयल है, अर्थात मिट्टी का तेल है। अगला कि जब कोई उपभोक्ता साम्य अवस्था में है और MRS XY 2.5 होता है, अगर वस्तु Y का मूल्य 16 है तो X का मूल्य क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है। और यहाँ पे उपभोक्ता के साम्य की अवस्था क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सर कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बस सोचेंगे कि रट्टा मार लें, तो कल मैंने देखा था
कि मैंने डाला था कि एक कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाला था कि बिक्री कर किस तरीके से बढ़ता है। इतने सारे बच्चों ने गलत किया, किसी ने बस ब्लाइंडली गलत कर दिया कि क्रेता के ऊपर पड़ेगा। अरे भैया, मांग की लोच के आधार पे क्रेता और विक्रेता दोनों के ऊपर पड़ता है। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं किताब में आपने पढ़ा होगा, कहीं से रटा होगा, तो भैया क्रेता के ऊपर और विक्रेता के ऊपर मांग के लोच के आधार पे पड़ता है ना। अगर जो मांग लोचदार है, अगर जो मांग को परिवर्तित किया जा सकता है, अगर जो मांग बेलोचदार है, ठीक है, मांग अगर जो बेलोचदार है, अर्थात जब जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हैं उस वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो कर का पूरा भार किसके ऊपर पड़ेगा? क्रेता के ऊपर पड़ेगा। और अगर जो मांग लोचदार है तो कर का भार किसके ऊपर पड़ेगा? विक्रेता के ऊपर पड़ेगा। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, तो वो इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, और जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर जी MRSXY इज इक्वल टू क्या होता है सर? PX/PY होता है। यही तो होता है ना, PX/PY होता है, यही तो होता है ना उपभोक्ता के साम्यावस्था का फॉर्मूला। अब देखिए, जब अब क्या यहाँ पे निकालना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब कोई उपभोक्ता साम्यावस्था में है, अर्थात MRXY 2.5 होता है, अगर y का मूल्य 16 है तो x का मूल्य क्या होगा? आपका क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे चूंकि क्या दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है ना कि MRSXY का मान कितना दे दिया गया है? 2.5 दे दिया गया है। कि नहीं दे दिया गया है? PY का मान कितना दे दिया गया है? PY का मान 16 दे दिया गया है। PY का मान कितना दे दिया गया है? 16 दे दिया गया है। PY का मान कितना दे दिया गया है? 16 दे दिया गया है। और यही आपसे क्या पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है, अर्थात ये PX का मान पूछ रहा है। बताइए कितना बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अब देखिए, इसके जगह पे क्या रख देंगे हम? 2.5 रख देंगे। 2.5 इज इक्वल टू PX का मान कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। 16/x, ठीक है। तो जब इसे आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? क्या उत्तर आ जाएगा? x इज इक्वल टू 16 इंटू 2.5, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 40 इसका उत्तर आ जाएगा। 40 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई सर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, इजी सी बात है। ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब कोई उपभोक्ता साम्य अवस्था में है तो साम्य अवस्था की कंडीशन क्या होती है? साम्य अवस्था की कंडीशन क्या होती है? और उसके बाद आपको दे दिया है कि MRXY का मान दे दिया है 2.5 और y का मान दे दिया गया है 16, x का मान आपको निकालना है। तो अगर जो आपको ये फार्मूला पता है कि MRSXY इज इक्वल टू PX/PY होता है, तो MRXY का मान कितना दे दिया गया है? 2.5 दे दिया गया है। y का मान कितना दे दिया गया है? 16 दे दिया गया है। x आपसे पूछ रहा है, यही फार्मूले में आप रख देंगे तो x का मान आपका निकल करके 40 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए भाई। इतना मेहनत से मैं क्लास लेता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। इतना मेहनत से कहाँ कोई इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ाता है भाई? कोई पढ़ाता है? थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर इजी सी बात है बच्चों वाली। देखिए, गिफेन का विरोधाभास वास्तविक संसार में कम घटित होता है। क्या ये बात सही है? और जिन वस्तुओं के उचित प्रतिस्थापन उपलब्ध रहते हैं उन घटिया वस्तुओं को कम परिभाषित किया जाता है। अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न। सभी लोग लाइक तो कर दीजिए यार। जितने लोग जुड़े हैं 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं। आप लाइक नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। अरे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका ही परिवार है। आप लाइक नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो करेगा कौन भाई? हाँ, रोज मैं आता हूँ, रोज क्लास आप लोगों के लिए लेता हूँ, तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं ये क्लास? थोड़ा बहुत क्या, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब इतना महत्वपूर्ण है तो लाइक शेयर कर दिया करिए भैया।
हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? इतना अगर जो आप निरंतर कर लेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं इधर उधर से कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कुछ लोग, और कोई ए के अलावा कुछ बी भी बता रहे हैं। चलिए देखता हूँ। गिफिन का विरोधाभास वास्तविक जगत में कम घटित होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप बात करें गिफिन वस्तुओं की, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वास्तविक जगत में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसे आप ऑब्स्टेकल बोलते हैं। जैसे आप आज से 20 साल पहले की देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसका हम लोग प्रयोग करते थे अपने घरों में, लेकिन अब उन वस्तुओं के जगह पे हम लोग किसी अन्य प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संसार में ये अब उस तरीके से मेंशन नहीं होता है, और जिन वस्तुओं के उचित प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं उन घटिया वस्तुओं को कम परिभाषित किया जाता है। आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे एक वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तुओं को आप चुनते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो केवल आप बाजरा और केरोसिन की बात करते हैं। तो ये बात दोनों ठीक है सर, और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न कि अधिमान सिद्धांत किन मान्यताओं पे आधारित है? अधिमान सिद्धांत किन मान्यताओं पे आधारित है? चलिए बताइए, अधिमान सिद्धांत किस मान्यताओं पे आधारित है? तो अधिमान सिद्धांत किसने दिया था सर? सैमुअल्सन ने दिया था ना। किसने दिया था? सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन ने दिया था। क्या कहा था सर? क्या कहा था बताइए। ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सबल क्रमबद्धता की बात करता है, दृढ़ क्रमबद्धता की बात करता है। एक बार नहीं दोस्तों, अनेकों बार आपको बताया हूं, एक बार नहीं अनेकों बार बताया हूं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबल क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता के अधिमान क्रम के विभिन्न संयोगों में निश्चित क्रम होता है। ठीक है, उपभोक्ता के अधिमान क्रम में विभिन्न संयोगों का ये एक निश्चित क्रम होता है, जिससे उसे क्या प्राप्त होता है? समान संतुष्टि प्राप्त होती है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि कथन है और कारण है। कथन में दिया गया है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होगी, जबकि कीमत में ह्रास के कारण मांग में ह्रास होगा। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो नहीं इस प्रकार का सेशन करेंगे तो कैसी चीजें हो पाएंगी। फिर देखिए, प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जाता है। आय प्रभाव क्या होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव क्या होता है बताइए आप मुझे। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है बताइए कमेंट करके। खास करके आय प्रभाव तो सबको पता होगा, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर, आय प्रभाव के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? थोड़ा आराम से बताइएगा। देखिए कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है, जबकि कीमत में ह्रास के कारण मांग में ह्रास होता है। तो दोस्तों, गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगा कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है ना, तो कीमत में वृद्धि होने के कारण लोग इसकी मांग को भी बढ़ा देते हैं। और दूसरा कंडीशन ये भी सही होता है कि अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आती है तो लोग इसकी मांग को भी कम कर देते हैं। ये दोनों कंडीशन इसमें क्या होते हैं? इनबिल्ड होते हैं। कारण दिया गया है कि प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जाता है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न को करिएगा सर, आराम से करिएगा, क्योंकि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव गिफिन वस्तुओं में पाया तो जाता है, लेकिन ये गिफिन वस्तु की ये एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिया है। तो बात ये भी ठीक है और बात ये भी ठीक है। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि सर जी प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव का सर मतलब ये होता है कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और एक वस्तु अगर जो महंगी हो जाती है ना, तो आप उस वस्तु की मांग को कम करके जो वस्तु उसकी अपेक्षा सस्ती है उसकी मांग को आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में दो वस्तु है और उस दो वस्तु में से एक वस्तु अगर जो महंगी है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु को छोड़ देता है
और सस्ती वस्तु को वो खरीद लेता है, अर्थात एक के जगह पे दूसरे को वो क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। यही तो होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। और ये क्या होता है, ये गिफिन वस्तुओं के भी संदर्भ में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं ना कि ए और आर दोनों ठीक है सर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगला कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पे क्या असर पड़ता है। कुल उपयोगिता में वृद्धि से सीमांत उपयोगिता पे क्या असर पड़ेगा सर। इजी सी बात है, इजी सी बात है। आपको एक छोटा सा और खूबसूरत सा ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि मैं आखिरकार यहाँ पे क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए सर। क्या बोल रहे हैं, ये टीयू वक्र होता है। ठीक, कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पे क्या असर पड़ता है। अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि सर अगर जो आपकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है ना तो आपकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, और एक स्तर के बाद वो धनात्मक के साथ वो क्या होता है, घटता हुआ होता है। तो जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक तथा घटता हुआ होता है। ठीक है, ठीक है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो कुल उपयोगिता उसके बाद क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, और सीमांत उपयोगिता आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इजी सी बात है। तो जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक तथा घटती हुई होती है, अर्थात जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। आपको भूख लगी, जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है, भूख लगने के बाद जब आप लंच कर लेंगे तो उसके बाद आपकी क्या होगी कि रोटी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, चावल की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, दाल की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, सब्जी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो जब आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो जाएगी, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तब कुल उपयोगिता आपकी घटने लगेगी और सीमांत उपयोगिता क्या होने लगेगी, उसके बाद ऋणात्मक होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं भाई, बता दीजिए। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उदासीन वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। ठीक है, ठीक है। उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी जितने भी वक्र होते हैं प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तर के द्योतक होते हैं, और ऊपर वाला वक्र नीचे वाले वक्र की अपेक्षा कैसी संतुष्टि को प्रकट करता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत बार इसकी व्याख्या किया हूँ, तो थोड़ा सा तेजी से हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है। गोसेन का प्रथम नियम क्या है सर, इजी सी बात है, गोसेन का प्रथम नियम। ठीक है, ठीक। तो गोसेन के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, हरासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया, तो मार्शल ने किया। लेकिन हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, गोसेन साहब ने दिया था। सर्वप्रथम हरासमान सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था, प्रथम बार गोसेन साहब ने दिया था, और इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो विकसित करने का श्रेय इसको मार्शल साहब को जाता है। विकसित करने का श्रेय मार्शल साहब को जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। ठीक है, जैसे कि अगर जो मैं बात करूं कि आपको भूख लगी है या आपको प्यास लगी है, मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो अगर जो आपको प्यास लगी है तो पहले ग्लास का आप पानी पिएंगे तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरे ग्लास का पानी आएगा तो वो आपके लिए थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहली ग्लास का जब आपने पानी पिया तो आपको पानी की जो उपयोगिता थी
वो अब थोड़ी सी वो मतलब कम हो गई है, क्योंकि आपकी प्यास बुझ चुकी है। फिर तीसरे नंबर चौथे नंबर की जब गिलास आएगी तो आप कहेंगे कि अब हम पानी नहीं पिएंगे। इसका सीधा सीधी मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पे ऐसा आता है जब आप मैक्सिमम उपयोगिता प्राप्त कर चुके होते हैं और उसके बाद उस वस्तु की मांग को आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, तो जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर। अगला, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय के महत्व की विवेचना की। एक सेकंड, मैं आपके कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, चलिए। किसने कहा कि जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा तो समय भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा? और ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक कही। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ठंडी के जो कपड़े होते हैं वो गर्मियों में थोड़े से सस्ते मिलते हैं, और गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो ठंडी में थोड़े से सस्ते मिलते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो जब आप भी देखते होंगे कि जब सीजन बदलता है ना, जैसे अभी ठंडी का समय प्रारंभ होने वाला है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले वाले प्लेटफॉर्म हैं वो लोग सेल लगाते हैं। वो लोग सेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसी कंपनी ने मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसने 1 साल पहले किसी वस्तु का उत्पादन किया है, तो उस वस्तु का उसने 1 साल पहले उत्पादन किया, वो शॉपिंग मॉल में वस्तु गई, शॉपिंग मॉल में बिकी ही नहीं। तो जब बिकी ही नहीं तो अब जिसने उत्पादन किया है वो तो फंस गया, क्योंकि उसकी तो पूंजी भी नहीं निकल पा रही है। तो वही जो चीजें होती हैं वो लगती हैं सेल पे, ठीक है। उसको उसके लिए सेल लगाया जाता है, कहा जाता है कि 25% डिस्काउंट पे ले जाइए, 50% डिस्काउंट पे ले जाइए, 75% डिस्काउंट पे ले जाइए। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने फंसी हुई पूंजी को निकालती हैं ताकि आने वाले सीजन के लिए नया उत्पादन कर सकें, नए प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकें। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि यदि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा तो उसमें समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऑप्शन नंबर डी। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आलू के सीजन में देखिए आलू सस्ता मिलता है, कद्दू के सीजन में कद्दू सस्ता मिलता है, लेकिन जब सीजन ऑफ हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। प्याज के सीजन में प्याज 10 रुपया किलो मिल जाता है, लेकिन जब सीजन ऑफ हो जाता है प्याज का तो प्याज क्या होता है, 80-80 रुपये किलो, 100-100 रुपये किलो मिलने लगता है। तो ये तो मार्शल साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि अधिकतम बिक्री सिद्धांत, इजी सा प्रश्न है भाई। एक हमारे बहुत खूबसूरत से अर्थशास्त्री हुए और उनका ये कहना था ना कि जो फर्म है ना उनको अधिकतम लाभ कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो उत्पादक है उसे लाभ को अधिकतम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे वस्तु की बिक्री को अधिकतम करना चाहिए, ठीक है। उसे वस्तु की बिक्री को अधिकतम करना चाहिए, अर्थात जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है उस वस्तु की बिक्री वो अधिकतम करे। वो अपने लाभ को ना देखे, वो ये मत देखे कि हम कितना लाभ कमा रहे हैं या कितना हमें हानि हो रहा है। वो क्या करे कि वस्तु की अपनी बिक्री को अधिकतम करे। तो अधिकतम बिक्री का जो सिद्धांत दिया था वो बॉमेल ने दिया था, और बॉमेल ने क्या कहा था कि एक उत्पादक को ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगला, कि बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है। बजट रेखा आपको पता होना चाहिए, अब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा, थोड़ा बताइए मुझे। तो बजट रेखा का ढाल किस पे निर्भर करता है? इजी सी बात है। बजट रेखा का ढाल का फॉर्मूला क्या है सर? MRS/XY इज इक्वल टू PX/PY, यही तो है ना सर। अभी इस पे एक क्वेश्चन भी बना था कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। तो आप जब कहीं पे जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि अरे भाई
हमको ये वस्तु तो बड़ी पसंद है, लेकिन ये हमारे बजट का नहीं है। बजट का नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो कीमत उस वस्तु के लिए मांगी जा रही है वो उस कीमत को आप चुकाने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब कि बजट रेखा जो होगा वो वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है या वस्तु की कीमत पे निर्भर करता है। अगर जो वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि अरे भैया ये हमारे बजट की बात नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगला प्रश्न कि जब उपभोक्ता संतुष्टि की स्थिति में होता है तब अधिमान वक्र का ढाल कैसा होता है। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न, ठीक है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा कि जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तो अधिमान वक्र का ढाल। अब उपभोक्ता के संतुलन की बात हो रही है, तो जब उपभोक्ता के संतुलन की बात हो रही है और अगर जो आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आपको नहीं अगर जो मालूम है कि MUX अपान MUY इज इक्वल टू PX अपान PY होता है, तो आप कैसे प्रश्न कर पाएंगे भाई? आप कैसे कर पाएंगे अगर जो आपको पता ही नहीं है? तो इसको पता करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि बजट लाइन के रेखा के बराबर, फिर अगर जो आपको ये ग्राफ भी नहीं पता है, अगर जो आपको ये ग्राफ भी नहीं पता है तो भाई इस सेशन में मैं 2-4 मिनट में ये पूरा ना ही ग्राफ बता पाऊंगा और ना ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा। मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही होगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बजट लाइन के ढाल के बराबर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रमवाचक दृष्टिकोण से कौन सी बातें ठीक है? आराम से करिए। और दोस्तों जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में लगभग परीक्षाएं हैं और आपको अलग अलग बैच वहाँ पे देखने को मिलेगा और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए, गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस दोस्तों आपको करवाई जा रही है। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी हैंड राइटिंग का जो नोट्स है उसे अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी शुल्क केवल और केवल 499 रुपये। तो नोट्स तो सभी लोग प्राप्त कर ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर जो आप एक बार नोट्स ले लेंगे ना तो इकोनॉमिक्स के नोट्स की समस्या फिर जिंदगी में आपको कभी नहीं होने वाली है कि ये यूनिट कहाँ है, वो यूनिट कहाँ है, मुद्रा एवं बैंकिंग कहाँ है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र कहाँ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहाँ है, सारे यूनिट आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं। एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक इकोनॉमिक्स में बनते हैं उन सभी के नोट्स दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी जाती हैं वहाँ पे, समय समय पे मैं आपको करंट भी अपडेट करता रहूंगा। सब कुछ वहाँ पे दोस्तों अपडेट होता रहेगा। तो एक बार अगर जो आप नोट्स परचेज कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न कि गणनावाचक दृष्टिकोण से क्या उत्तर आ रहा है भाई? सॉरी, क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया था भाई? हिक्स और एलन ने दिया था ना। अब नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया था। तो ये दिया गया था दोस्तों हिक्स और एलन के द्वारा। हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र
जिसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अधिमान वक्र बोलते हैं। और अधिमान वक्र कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं होता है। तो अधिमान वक्र क्या होता है, तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अधिमान वक्र बोलते हैं। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम गणना रूपी पैमाने में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सॉरी उपयोगिता को एक क्रम में हम रख सकते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ये उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। जैसे आप हैं तो आपको भूख की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपको शरीर ढकने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर जो आपको कपड़े की सबसे ज्यादा जरूरी है, कपड़ा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उपयोगिता के पहले क्रम में आप कपड़ा को रखेंगे और दूसरे क्रम में आप किसको रखेंगे, उपभोग को, ठीक है, अर्थात भोजन को रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उपयोगिता को एक क्रम के अनुसार रखा जा सकता है। अगला, क्रमागत उपयोगिता के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, क्रमागत उपभोग के अंतर्गत, क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो क्रमागत उपभोग का सिद्धांत क्रमागत उपभोग हमें क्या बताता है, तो ये हमें ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता कम होने लगेगी। अरे भाई, जब किसी वस्तु की मात्रा को आप बहुत बढ़ाएंगे तो उससे उपयोगिता कम मिलेगी कि नहीं। आपके पास एक मोबाइल है तो वो मोबाइल आपके लिए बहुत जरूरी है, आप सोते हैं तो भी उस मोबाइल का यूज करते हैं, जगते हैं तो भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोग तो हर जगह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक फोन तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर जो दूसरा फोन आपके पास आ जाए तो क्या वो उतना उपयोगी रहेगा जितना पहला वाला। आपके पास अगर जो तीसरा फोन आ जाए तो उतना उपयोगी होगा जो जितना पहला वाला है, नहीं होगा ना। तो जब आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी, और उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी तो अपने मांग को आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जैसे मेरे पास वर्तमान समय में 3 फोन है, मेरे पास 3 फोन है वर्तमान समय, मैं तीनों फोन को चार्ज ही नहीं कर पाता, एक ही फोन मैं यूज करता हूँ, बाकी 2 फोन ऐसे पड़े रहते हैं, उसकी जब जरूरत होती है तभी उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ, उसको मैं चार्ज में ही नहीं लगा पाता हूँ, उस पर मैं ध्यान ही नहीं रख पाता, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वस्तु है। तो संयुक्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें। तो दोस्तों, सुबह सुबह उठिए, टूथपेस्ट लीजिए, और अगर जो ब्रश नहीं रहेगा तो कैसे टूथपेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीन वक्र को क्या करता है। आज के जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो जो लोग कॉन्सेप्ट तो ठीक तरीके से पढ़े होंगे उनको तो आज बहुत मजा आएगा। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो देखिए, अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इस ग्राफ को अगर जो आप जानते होंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात है ना, सीधी बात है, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए। जितने लोग भी बोल रहे हैं ए, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करता है, ठीक है, इसी वक्र यहीं पे वो संतुलन में होता है। अगला,
कि सम सीमांत तुष्टिगुण नियम बताता है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, सीमांत तुष्टिगुण नियम, अगर जो केवल सीमांत की बात करें तो ये गोसेन का प्रथम नियम है, लेकिन यहाँ पे सम की बात कर रहा है तो ये गोसेन का क्या है? ये गोसेन का दूसरा नियम है। ये गोसेन का क्या है? गोसेन का ये दूसरा नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, और सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें किसी एक वस्तु की बात होती है, किसी एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाने पे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है। लेकिन सम सीमांत उपयोगिता में सम सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि एक से ज्यादा वस्तुओं की बात होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कीमत प्रभाव बराबर होता है। अगला, क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बताइए। विकास यादव जी, संजय बहादुर लाल जी, गणपत जी, अरुदत्ती जी, अरुणिमा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, मीनू यादव जी। चलिए, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। और एक्चुअली आज सुबह से मैं इतना ज़्यादा थका हूँ ना, इतना थका हूँ कि क्लास लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं भाई, क्लास लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो लगातार फ़ोन करते रहते हैं, है ना। सुबह 5 बजे से मैं एक्टिव हूँ और अभी तक बहुत ज़्यादा कहीं रिलैक्स होने का समय नहीं मिला, तो थोड़ी सी थकान है, मैनेज करिएगा। तो कीमत प्रभाव क्या होता है? तो कीमत प्रभाव इज इक्वल टू प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। इसीलिए आज का सेशन में ऐसा लेकर के आया कि अब जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो आज का सेशन ठीक तरीके से कर पाएगा। क्या उत्तर होगा भाई? समुत्पाद वक्र का ढाल मापता है। समुत्पाद वक्र की बात हो रही है, बताइए। ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? समुत्पाद वक्र क्या मापता है? समुत्पाद वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पे आधारित है। अब ये बात अगर जो पता है तो कर लेंगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि समुत्पाद वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पे आधारित होता है। और समुत्पाद वक्र क्या बताता है? ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, ध्यान से। समुत्पाद वक्र उत्पादन के दो संयोगों के उन उत्पादन के समुत्पाद वक्र उत्पादन के उन दो संयोगों के संभावित समुत्पाद वक्र उत्पादन के उन दो साधनों के संभावित युग्मों को प्रदर्शित करता है, जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो समुत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसके प्रयोग से उत्पादक को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ये इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर को। अगला, काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पर विचार किया गया? हाँ बताइए। भाई एक ही क्लास नहीं होती है, बहुत सारी क्लास लेनी होती है, कई सारी क्लास लेनी होती है, बहुत सारी क्लास लेनी होती है। तो काब डगलस की अगर जो बात करें तो काब डगलस ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि उत्पादन के दो साधन हैं, उत्पादन के दो साधन हैं, एक है श्रम और दूसरी है पूंजी। एक है श्रम और दूसरी है पूंजी। कोई गलत करेगा? नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए।
तो काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पे विचार किया गया है? तो 2 साधनों पे। किस पे? श्रम पे और पूंजी पे। श्रम का भार कितना लगता है? तो श्रम लगता है आपका 2/3। ठीक है, श्रम क्या लगता है? 2/3। और पूंजी क्या लगता है? 1/4। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी प्रतिस्थापन की लोच भी 1 के बराबर होती है। बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला उत्पादन का अभिप्राय है। उत्पादन का क्या अभिप्राय होता है? उत्पादन का क्या अभिप्राय होता है? इजी सी बात है, सी बोल रहे हैं। उत्पादन क्यों होता है? किसी वस्तु का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि उस वस्तु की आपको उपयोगिता होती है। पहले कपड़ा बना कि पहले मनुष्य आया इस पृथ्वी पे? बताइए, इकोनॉमिक्स के छात्र आप हैं तो अब इसमें कोई सुपर थियरी नहीं लगी है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ पाएंगे। उत्पादन का अभिप्राय उपयोगिता के सृजन से होता है। पहले मनुष्य आए तो जो आदिवासी थे वो क्या करते थे? वो पेड़ों की छाल पहनते थे, वो क्या करते थे? केले के पत्ते को लपेट करके रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनको भी महसूस हुआ कि मतलब बहुत सालों बीत गए, जब आधुनिक समय आया तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कपड़े का उत्पादन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए कपड़ा उपयोगी हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होते हैं? ठीक है, हाँ ठीक है भाई, अपना फेस्टिवल आप लोग पूरा एंजॉय करिए है ना, अपने फेस्टिवल को पूरा एंजॉय करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? जिंदगी कितनी बदल गई है ना। एक समय हुआ करता था कि मतलब जब ये अभी जो फेस्टिवल चल रहा है दशहरे का, तो हम लोग जब घर पे होते थे, जब छोटे थे तब की बात है, तो इतना एक्साइटमेंट होता था ना कि मेला लगेगा, मेला घूमने जाएंगे, बहुत सारी मूर्तियाँ होंगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत घूमने जाएंगे। लेकिन यार अब ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों उस प्रकार की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि कहीं चले जाएं, घूम के चले आएँ, या मेला देख करके चले आए। अब लगता है क्या देखने जाएंगे, बहुत देख लिए। बहुत कुछ बदल गया ज़िंदगी में। मेरे जस्ट बगल में, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ पे पूरे 9 दिन रोज कहीं ना कहीं का मेला लगता है और बहुत मज़ा वहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। लेकिन मुझे कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। तो ज़िंदगी में चीज़ें एक समय के बाद बदलने लगती है, थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, चलते हैं। नहीं तो एक समय हुआ करता था कि हम लोग याद करते थे कि दशहरा आने वाला है। ठीक है, फिर घरों में क्या होता था कि घर पे जितने भी लोग होते थे उनसे कहते थे कि आप हमें 5 रुपया दे दीजिएगा, आप हमें 10 रुपया दे दीजिएगा, आप हमें 15 रुपया 50 रुपया दे दीजिएगा, और पूरा सब पैसा लेकर के हम लोग क्या करते थे? घूमने जाते थे। चीज़ें बदल गई यार, चलिए कोई बात नहीं। अगला, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन भी जरूरी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी भर मेला ही घूमेंगे तो करेंगे, तब तो ज़िंदगी में करेंगे क्या ज़िंदगी भर खाली मेले घूमेंगे तो करेंगे क्या है ना। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत कौन सी बातें ठीक है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक फर्म के पास इतना ज़्यादा समय होता है कि वो अपने उत्पादन के साधनों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है, अर्थात उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात उत्पादन में जो साधन लगते हैं वो सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि फर्म के पास इतना समय होता है कि वो धीरे धीरे करके उत्पादन के सभी संसाधनों को क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक फर्म का संतुलन कहाँ स्थापित होता है?
क्या उत्तर होगा भाई? हम्म, हम्म, क्या उत्तर आ रहा है? ए ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? इजी सी बात है दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको ये बात पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक फर्म जब शुरू में उत्पादन प्रारंभ करती है तो यहाँ पे वो अनुभवहीन होती है। तो अनुभवहीन होती है, तो जो प्रथम चरण होता है ना, उसमें ये अपने उत्पादनों के साधनों को बढ़ा करके उत्पादकता को बढ़ा सकती है। लेकिन जब दूसरा बिंदु आता है, यहाँ पे पहुंचता है ना, तो ये अपने उत्पादन के साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम कर चुकी होती है और यहाँ पे ये अधिकतम लाभ कमाती है। लेकिन उसके बाद फिर भी वो नहीं मानेगी, फिर भी उत्पादन के साधनों को वो बढ़ाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसे हानि होने लगेगा। तो ये जो दूसरा बिंदु होता है ना, जो द्वितीय चरण होता है ना, यहीं पे वो क्या होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। बी अगला, उत्पादन के द्वितीय चरण में। अगला, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है भाई, बताइए? मोड़ मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अगला, हाँ, बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। हमारा तो क्या होता था ना कि जितने लोग भी मिलते थे, मेले के नाम पे मैं सबसे पैसा मांगता था। मेरे परिवार में मतलब जितने भी लोग थे, सबसे पैसा मांगते थे, है ना। थोड़ा थोड़ा ही मिल करके बहुत हो जाता था। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है बताइए? कि मोड़ पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो ऑप्शन नंबर, और घर वाले भी इतने आसानी से नहीं देते थे। घर वाले भी पैसा इतना आसानी से नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सीमांत उपयोगिता का मान अधिकतम होता है, क्योंकि इस स्थिति में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। इस स्थिति में क्या होता है? कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो उपयोगिता होती है वो अधिकतम होती है। क्यों अधिकतम होती है? क्योंकि इस स्थिति में उत्पादन की जो इस स्थिति में कुल उत्पादन अधिकतम दर से बढ़ता हुआ होता है। सॉरी, कुल उत्पादन अधिकतम दर से बढ़ता हुआ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कुल उत्पादन होता है ना, कुल उत्पादन अधिकतम दर से बढ़ता हुआ होता है, अधिकतम दर से बढ़ता होता है। चलिए अगला, अगला, उत्पादन साधनों के प्रतिस्थापन लोड सदैव होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीजें बदल गई है ना। पहले बचपन में साइकिल चलाने में जितना मजा आता था ना, उतना कार और बाइक चलाने में मजा नहीं आता है। बचपन में जो 10 रुपए की फ्रूटी में मजा आ जाता था, वो मजा अब 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक के बाटल से नहीं मिलता है ना। एक गुब्बारे खरीद के जितना आनंद मिल जाता था, उतना आनंद अब पूरा बंच आप गुब्बारे का खरीद लीजिए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। कभी कभी याद भी कर लेना चाहिए, अपनी जिंदगी है, कभी कभी याद कर लेना चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? कि उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोड सदैव होता है। तो जितने लोग भी धनात्मक बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है? सदैव ही धनात्मक होती है। और ये शून्य और अनंत के बीच में कहीं भी हो सकती है। ये जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में
कहीं भी हो सकती है, अर्थात दोनों साधन समरूप हों तो उनके मध्य प्रतिस्थापन की लोच अनंत होती है। सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? ठीक है, हाँ। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए कि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? तो उत्पादन क्या होगा भाई? ठीक है, उत्पादन क्या होता है? अच्छा ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पे, क्योंकि आपकी कमेंट को मैं देखूंगा तो वो सारी चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे उत्पादन माना जाएगा? तो देखिए दोस्तों, भूमि को जोतना, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर जो भूमि को जोतेंगे तो इसका मतलब कि उस पर क्या करेंगे? कृषि करेंगे, और ये क्या होगा? ये उत्पादन ही तो होगा। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अगला ठीक। अल अल्पकाल में जब जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है? बताइए। ठीक, ठीक। तो अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है? तो जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी, प्रति इकाई पर लगने वाली जो स्थिर लागत होगी उसमें कमी आएगा, क्योंकि आपका उत्पादन बढ़ रहा है, और जब उत्पादन बढ़ रहा है तो औसत स्थिर लागत में क्या क्या होगी? कमी आएगी, और जब औसत स्थिर लागत में कमी आएगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ये घटने लगेगी। इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर बी, कि अल्पकाल में जब फर्म का उत्पादन बढ़ रहा है तो औसत स्थिर लागत क्या होगी? घटेगी। अगला, अगला, हम्म हम्म। अरे नहीं, समाज उमाज कुछ नहीं बदला है। जब हम लोग बचपन में थे तो इतनी सारी चीजें नहीं जानते थे, कोई बुला करके डांस भी करवा देता था सामने से तो कर लेते थे। अब बड़े हो गए, अब कोई ऐसा करेगा तो आपको लगेगा कि वो व्यक्ति ही बुरा है। पहले भी समाज यही था, आज भी समाज यही है, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे। तो कहते थे जाओ चेयर लेके आओ। जिस चेयर पे आप बैठे रहते थे उस पे हर हर 5 मिनट के बाद कोई आपसे बड़ा आ जाता था और चेयर छोड़ के आपको हटना पड़ता था। बड़ा व्यक्ति आकर के बैठ जाता था और आप पीछे दुबक के खड़े रहते थे। हाँ ठीक है, लेकिन अब ऐसा आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो समाज वही है, बस ये है कि समझ विकसित हो गई है। तो चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो देखिए, प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। नहीं भैया, कम नहीं बढ़ती है, अधिक बढ़ती है। अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अधिक बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि एकाधिकार द्वारा जो बाजारों में मूल्य विभेद संभव होता है जब, क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? कि एकाधिकार एक सॉरी एकाधिकारी द्वारा जो बाजारों में मूल्य विभेद संभव होता है जब। मूल्य विभेद कब संभव होता है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल्य विभेद का मतलब ये होता है
कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। जैसे आपने कोई 10 रुपए की एक्स वस्तु का उत्पादन किया, कोई 10 रुपए की एक्स वस्तु का आपने उत्पादन किया, इसे आपने उत्तर प्रदेश में, आपने यूपी में इसे 15 रुपए में बेचा, इसे आपने मध्य प्रदेश में ले जा करके एमपी में इसे ले जा करके आपने 20 रुपए में बेच दिया, आपने झारखंड में ले जा करके इसे 18 रुपए में बेच दिया और आपने इसे उत्तराखंड में ले जा करके कई रुपए में बेच दिया, 17 रुपए में बेच दिया। तो यही होता है दोस्तों मूल्य विभेद, कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को एक ही लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। और मांग की लोच असमान हो तथा बाजार में अंतः संबंध न हो, अर्थात अलग अलग बाजारों में इस वस्तु की मांग अलग अलग हो, मांग की लोच असमान हो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक जो ठंडे प्रदेश होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे थोड़ा सस्ता मिल सकता है, और जो गर्म प्रदेश होंगे वहां पे थोड़ा महंगा मिल सकता है। ठीक है, अब अपने देश की जो प्रोडक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो विदेश से आता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाजारों में अंतः संबंध न हो, यूपी वाला ये न जाने कि एमपी में कै रुपए का बिक रहा है और एमपी वाला ये न जाने कि यूपी में कै रुपए का बिक रहा है, नहीं तो पता चल जाएगा तो एमपी वाला यूपी में चला आएगा, यूपी वाला एमपी चला जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो एकाधिकारी द्वारा जो बाजार में मूल्य विभेद संभव होता है जब मांग की लोच असमान हो तथा बाजारों में अंतर संबंध भी न हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला, क्या होगा भाई, किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है केवल। एक फर्म अल्पकाल में कब संतुलन की स्थिति में होती है, ठीक है, अल्पकाल में फर्म अपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अल्पकाल में फर्में अपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय होता ही नहीं है कि जो उत्पादन में श्रम लगा है, जो पूंजी लगा है, जो भूमि लगा है, जो टेक्नोलॉजी लगा है, उसको परिवर्तित कर पाए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है कब, उसकी आर्थिक सामर्थ्य के स्तर पे, अर्थात जो पहले से उसके आर्थिक सामर्थ्य की स्थिति है उसी के आधार पे वो उत्पादन कर पाएगा। अल्पकाल में वो उत्पादन के साधनों को बढ़ा नहीं सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक सीमांत फर्म वह फर्म है। सीमांत फर्म क्या होता है भाई, चलिए बताइए। सीमांत फर्म क्या होता है, ठीक, तो ठीक है, तो सीमांत फर्म एक ऐसा फर्म होता है जो ऑलरेडी अपने वस्तु को बहुत ही कम कीमतों पर बेचता है, कम कीमत पर बेचता है, अर्थात जो उसकी उत्पादन लागत है उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा वो वसूल करता है। लेकिन अगर उसकी उत्पादन लागत से भी कम उसे कीमत मिलेगी, उत्पादन लागत से अगर जो उसे कम कीमत मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा कि जेब से पैसा लगा करके थोड़ी उत्पादन करेगा। फिर अगर जो 10 रुपया लगा रहा है और उसके वस्तु की कीमत मार्केट में 5 रुपया हो जाएगी तो वो क्या करेगा, कहेगा टाटा बाय बाय, जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अर्थात सीमांत फर्म वह फर्म होता है जो मूल्य के गिरने पर सबसे पहले उद्योग छोड़ करके भाग जाएगा।
अगला, एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां पे एकाधिकारी, कैसी आवाज आ रही है? एकाधिकारी अपने प्रोडक्ट को कहां पे बेचना चाहेगा सर? बच्चों वाली बात है, मांग की लोच इकाई से जहां पे अधिक हो। मांग की लोच इकाई से ज्यादा कहां पे देखने को मिलती है? जो विलासिता की वस्तु होती है, विलासिता वस्तु। तो विलासिता की वस्तु के संदर्भ में आप क्या पढ़ते हैं? आप यही तो पढ़ते हैं ना कि विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं इसमें मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो उपभोक्ता होता है ना, जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आय से ज्यादा भाग, जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ रही होती है उससे ज्यादा वो क्या करता है कि इन विलासिता की वस्तुओं पे वो खर्च करता है, अर्थात इन वस्तुओं पर के उपभोग पर ये उपभोग खर्च करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी सैलरी होगी 70,000 रुपया पर महीना, 80,000 रुपया पर महीना, लेकिन आप क्या खरीद कर लेंगे? आप 10 लाख रुपए की जाकर के कार खरीद लेंगे। तो महीने का तो कमा रहे हैं 70,000 रुपया, लेकिन कार खरीद लिए 10,000 रुपए का, सॉरी 10 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मांग की लोच इकाई से अधिक है। जितना आपकी इनकम हो रही है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? उपभोग पे खर्च कर रहे हैं। तो इसी स्थिति में एक एकाधिकारी अपने वस्तु को बेचना चाहेगा क्योंकि ये अपने लाभ को यहीं पे अधिकतम कर पाएगा। अगला, जब एक फर्म का उत्पादन वृद्धिमान होता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है? क्या उत्तर होगा? बताइए। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? जब एक फर्म का उत्पादन वृद्धिमान होता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है? इजी सी बात है, इजी सी बात है भाई। क्या? ठीक है, गिरती है। ठीक है, क्यों गिरती है? क्यों गिरती है बताइए मुझे तो कमेंट करके कि जब एक फर्म का उत्पादन वृद्धिमान होता है अर्थात उत्पादकता का स्तर बढ़ रहा होता है तो उसकी औसत लागत में कमी आती है ना सर। अब इस प्रश्न को अगर जो आप गलत करेंगे मतलब आपको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता है। अगर जो आप इस प्रश्न का गलत करें तो आप इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ें, बाजार की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप नहीं पढ़े। अरे भैया, जब कोई फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाता है तो उसकी औसत लागत में कमी आती है और जहाँ पे उसकी औसत लागत न्यूनतम हो जाती है वहीं पे वो संतुलन की स्थिति में चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता है? चला जाता है ना। तो औसत स्थिर लागत उसकी कम होती है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि फर्म शुरू में अनुभवहीन होता है। वो जो फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो शुरू में वो अनुभवहीन होता है तो वो अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर नहीं पाता है। तो जैसे जैसे उसे अनुभव मिलता चला जाता है वो अपने उत्पादन के साधनों का समुचित प्रयोग करने लगता है और उत्पादकता को बढ़ाने लगता है और उसकी औसत लागत में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप एक चाय की दुकान खोलने जा रहे हैं तो चाय की दुकान खोलेंगे तो 50,000 रुपया उसमें लगाएंगे कम से कम ना। एक ठो क्या करना पड़ेगा? एक ठो दुकान लेना पड़ेगा, एक ठो गैस लेना पड़ेगा, चाय पत्ती चीनी खरीदना पड़ेगा, अदरक खरीदना पड़ेगा। तो एक समय में आपके पास दुकान तो हो गया, लेकिन दुकान आपने खोल लिया तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आपके पास ग्राहक चले आएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके ग्राहक आते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आप चाय की बिक्री बढ़ाते चले जाएंगे और जो 50,000 रुपये आप लगाए थे एक महीने में फिर आप उसका औसत लागत निकालेंगे तो वो फिर कम होता चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जहां 50,000 रुपये दिन भर की आपकी कमाई हो जाए। ठीक है,
कि एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां पे, अभी तो बताया कि एकाधिकारी अपने वस्तु को उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच इकाई से अधिक हो। और मांग की लोच इकाई से अधिक होने का मतलब क्या होता है कि लोगों की आय में जितनी तेजी से वृद्धि हो रही है उससे तेजी से लोग उपभोग व्यय को बढ़ा रहे हैं, उपभोग व्यय को बढ़ा रहे हैं। और ये अमूमन कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है विलासिता की वस्तु के संदर्भ में, विलासिता वस्तु के संदर्भ में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब एक फर्म का उत्पादन वृद्धिमान होता है तो, अच्छा ये भी तो हो गया ना यार, कई सारे प्रश्न आ गए। अगला, छुट्टी कर दिया जाए कल, दशहरे की छुट्टी कर दिया जाए, कमेंट करके बताइए छुट्टी किया जाए कि कल क्लास हो। ठीक है, कल क्लास हो या छुट्टी कर दिया जाए, कमेंट करके बताइए। हाँ, सब उत्तर देने में व्यस्त, हमारे प्रश्न का उत्तर थोड़ी कोई देगा। छुट्टी कर दिया जाए, चलिए कल जो है, अच्छा भाई इतने सारे लोग हैं कह रहे हैं क्लास चलेगा, इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्लास चलनी चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं चलनी चाहिए। अच्छा कल मैं प्रीमियर लगा दूंगा, जिसको क्लास देखना होगा वो देख लेगा, जिसको मेला करने जाना होगा वो मेला करने चला जाएगा। ठीक है, जिसको मेला घूमना होगा, मूर्तियां देखनी होगी, वो जा करके घूम लेगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। सो ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि बहुत सी फर्में निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो ये होता है सर एकाधिकारिक प्रतियोगिता। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और समझिएगा, एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता ये दोनों अलग चीज होती है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, जान लीजिए आज बता दे रहा हूँ। प्रतियोगिता, तो एकाधिकार प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर वाला है एकाधिकार बाजार का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बेचने का अकेला विक्रेता है, किसी वस्तु को बेचने वाला विक्रेता जो है वो अकेला है, अर्थात अकेला विक्रेता है। जैसे भारतीय रेलवे का उदाहरण लिया जाए तो भारतीय रेलवे क्या करती है भैया, भारतीय रेलवे क्या करती है कि टिकट का एकमात्र विक्रेता है। आप ये चाहें कि रेल खरीद लें तो आप रेल खरीदने की आपको अथॉरिटी नहीं है, तो रेलवे जो है उस पर पूरा का पूरा एकाधिकार किसका है, सरकार पे है। तो अगर जो किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला विक्रेता है तो उसे हम एकाधिकार बाजार की स्थिति कहेंगे। और एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार का मतलब क्या होता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार का मतलब ये होता है कि बहुत से फर्म होते हैं, बहुत से फर्म होते हैं, लेकिन वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, निकट स्थापन वस्तु का उत्पादन करते हैं। अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक उत्पादक होते हैं। जैसे कि जब आप कभी बस में यात्रा किए होंगे या ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो एक पावर बैंक वाला आता है, 5 ठो पावर बैंक ही साथ में लिया रहेगा, 5 ठो पावर बैंक ही साथ में लिया रहेगा। और वो जितने भी पावर बैंक होंगे वो रंग में, रूप में, कलर में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होंगे, एक जैसे कोई नहीं होगा। तो ये क्या है, ये विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन ये समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। अगर जो समरूप वस्तु का उत्पादन करने लगेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टी हो जाएगी, विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगला, हाँ क्या उत्तर हो जाएगा कि अल्पाधिकारी फर्म का उद्देश्य क्या होता है।
चलिए डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अल्पाधिकार होता है, तो अल्पाधिकार की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कुछ फर्में होती हैं, उद्योग में कुछ फर्में होती हैं, 2 से ज़्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्में होती हैं। यही तो होता है ना अल्पाधिकार के अंतर्गत। और अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल भी आता है। कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है जो इस बात का निर्णय लेता है कि कीमत क्या होगा। ठीक है, तो ये इस बात का निर्णय लेता है कि हमको प्राप्त करना है तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, इन केस अगर जो हमें हानि हो तो न्यूनतम हानि हो, और प्रतिस्पर्धा कम किया जाए, अपने वस्तु की कीमत को इतना कम रखा जाए कि उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री न कर पाए। सो ऑप्शन नंबर डी। प्रतिनिधि फर्म। प्रतिनिधि फर्म का कौन सा फर्म होता है? इसके गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टी क्या होता है प्रतिनिधि फर्म? तो प्रतिनिधि फर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये फर्म क्या हो? प्रबंध कुशल हो, प्रबंध कुशल हो, कुशल हो। उसके बाद ये फर्म क्या हो? विश्वसनीय हो, विश्वसनीय या लोकप्रिय, लोकप्रिय हो। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या हो कि ये फर्म पुरानी हो, पुराने समय से चली आ रही हो। जैसे पार्ले जी है, तो पार्ले जी क्या है? बिस्किट उद्योग में प्रतिनिधि फर्म का उदाहरण है। पार्ले जी ही है दोस्तों जो 5 रुपए में बिक रहा है, और इसी कारण से जितनी भी बिस्किट की कंपनियां हैं वो 5-5 रुपए में बिस्किट बेच रही। रामदेव बाबा कबो नहीं बेचते 5 रुपया में बिस्किट, रामदेव बाबा 5 रुपया में कबो बिस्किट नहीं बेचते, लेकिन पार्ले जी 5 रुपया में बेच रहा है तो उनको बेचना पड़ेगा। तो पार्ले जी प्रतिनिधि फर्म का उदाहरण है, क्योंकि बहुत पुरानी है ना, बहुत लोकप्रिय भी है, प्रबंध कुशल भी है, लोगों में विश्वसनीयता भी इसने हासिल किया है कि भाई कुछ नहीं मिलेगा तो पार्ले जी ले लेना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, मार्शल की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है? तुरंत याद आना चाहिए ये ग्राफ आपको। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है? तो तुरंत आपको ये ग्राफ याद आ जाना चाहिए, तुरंत ये ग्राफ आपको याद आना चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए। आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करेंट। अरे भाई इतने तरीके से अगर जो आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, इतने सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो कहाँ से प्रश्न आएगा? सब कुछ आपका कवर हो जाने वाला है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ इसे ठीक तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब आपका बहुत ही जल्दी आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, बशर्ते 1-1.5 घंटे यहाँ पे और 1-1.5 घंटे मतलब 2 घंटे यहाँ पे और 2 घंटे एप्लीकेशन पे। मतलब अगर जो 3-4 घंटे आप नियमित मुझे समय दे रहे हैं और सारे कंटेंट को जैसे मैं एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएंगे, प्रश्न कहाँ से आएंगे? इतने सारे तरीके से हम लोग क्लास को कर रहे हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे, ठीक है। या अगर जो आपको मेरे द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग नोट्स प्राप्त करनी है तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का जो नोट्स तैयार किया गया है, मेरी हैंड राइटिंग का नोट्स है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ये नोट्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट, मतलब इकोनॉमिक्स में जितने भी यूनिट बनते हैं, 10-12 यूनिट, जितने भी यूनिट बनते हैं सारे यूनिट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सभी यूनिट में जितने भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के होते हैं सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, छोटी बड़ी हर टर्मिनोलॉजी आपको वहाँ पे मिलेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और समय समय पे वहाँ पे अपडेट भी किया जाएगा, करंट भी अपडेट किया जाएगा। तो अगर जो आप एक बार नोट्स को परचेज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको फिर इकोनॉमिक्स के नोट्स की कोई समस्या होने वाली नहीं है, बेस्ट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर
नोट्स की फीस केवल 499 रुपये है। 499 रुपये नोट्स की फीस है। तो जो लोग भी चाहते हैं नोट्स प्राप्त करना तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो आप हमारे बैच में ऐड हैं या आप पूरे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग से फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आपके बैच में मिल जाएगा, है ना। बी बोल रहे हैं, MR=MC, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। अगला, कि जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो कहा जाता है। ठीक है, क्या उत्तर होगा? किसी बाजार में एक बेचने वाला है दूसरा खरीदने वाला है तो इजी सी बात है, इसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाएगा। एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा, ठीक है। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक क्रेता हो और एक विक्रेता हो उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहेंगे। क्या उत्तर होगा बताइए? जिस बाजार में केवल एक क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हो, खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले बहुत सारे हो, बताइए। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले बहुत सारे हो तो क्या कहा जाएगा उसे? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। ये जितने भी ए कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करिए। ए नहीं होगा, बी होगा, क्रेता अधिकार, ठीक है। और उत्तर प्रदेश मंडी परिषद इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद इसका क्या है? इसका उदाहरण है ना। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे क्रेता एक हो, खरीदने वाला अकेला है और बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रेता अधिकार बाजार की स्थिति। चलिए, ये प्रश्न तो ऑलरेडी हो ही चुका था। चलिए, तो कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। अगर जो आप इसे ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, सभी राज्यों के अलग अलग बैच हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार जितनी बार चाहें क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए ताकि कुछ भूले नहीं। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से दोस्तों पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप एप्लीकेशन पे इनको फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन मिल रहा है। मतलब आप अगर जो एक बार फीस अपनी सबमिट करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो सिंपली दोस्तों आप अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट कर सकते हैं।
गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। चलिए, और सभी बैच उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट, और अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए आपको अलग अलग बैच देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।